हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने 12th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसमें हमने आपको फोर्थ पार्ट में पढ़ाया हुआ है। फोर्थ पार्ट में फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ है। अब जो है स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो पुष्पी पादप होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें जो है आपको क्या पढ़ना है, लैंगिक जनन पढ़ना है कि उनमें किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन के बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है, कि किस प्रकार से पौधों में अलैंगिक जनन होता है, यानी कि कायिक जनन किस प्रकार से करवाया जाता है। उसके बाद अब आपको पढ़ना है लैंगिक जनन। ठीक है, घटनाओं में आप सब जान चुके हैं कि क्या क्या होता है लैंगिक जनन में, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, लैंगिक जनन की विधियां क्या होती हैं, ये सब आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब जो है फर्स्ट चैप्टर में जो आपने पढ़ा था शार्ट में, उसी को आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है कि पादप में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो आपको ये चीज पता होगा कि जो पादप होते हैं, पुष्पी पादप जो होते हैं, उनमें जो लैंगिक अंग होता है वो क्या होता है, फ्लावर होता है, पुष्प होता है। मतलब कि पौधों का लैंगिक अंग जो है या पौधों का जनन अंग क्या होता है, पुष्प होता है, फ्लावर होता है। ठीक है, और फ्लावर पर ही क्या होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, नर और मादा जननांग उपस्थित होते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे, ज्यादातर प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो पुष्प होता है, एक ही पुष्प पर नर और मादा दोनों जननांग उपस्थित होते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि नर पुष्प जो है अलग होता है, यानी कि नर जननांग अलग पुष्प पर होता है और मादा जननांग जो है वो अलग पुष्प पर होता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर पौधों में क्या होता है, आपको पता है कि एक ही पुष्प पर नर जननांग और मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो पुष्प जो है क्या होता है, पौधों का, पुष्पी पौधों का लैंगिक अंग होता है। ठीक है, पुष्पी पौधों का लैंगिक अंग जो है वो क्या होता है, पुष्प होता है, फ्लावर होता है। और जो पुष्प होते हैं, पुष्प के कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं। पुष्प के जो है, पुष्प के कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं। पुष्प जो होते हैं, पुष्प के 4 चक्र होते हैं, 4 जो है होर्ल होते हैं, 4 चक्र होते हैं। कौन कौन से, पहला जो होता है वो होता है कैलिक्स, और दूसरा जो होता है वो होता है कोरोला, कैलिक्स, कोरोला। और तीसरा जो है वो क्या है, एंड्रोसियम। और चौथा जो है वो क्या है, गाइनोसियम। ठीक है, चौथा क्या है, गाइनोसियम। तो पुष्प के यानी कि फ्लावर के 4 होल होते हैं, 4 चक्र होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कैलिक्स का मतलब बाह्य दल पुंज, कोरोला का मतलब दल पुंज, और एंड्रोसियम का मतलब पुमंग, और गाइनोसियम का मतलब जायांग। ठीक है, तो 4 भाग होते हैं, 4 चक्र। तो इसमें देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बनाया गया है क्या, बाह्य दल पुंज, जिसको हम कहेंगे कैलिक्स। ठीक है, और बाह्य दल पुंज यानी कि आपने देखा होगा अधिकतर फूल जो होते हैं, अधिकतर पुष्प जो होते हैं, उनमें जब आप बाह्य दल पुंज को देखेंगे तो उनकी संख्या 6, 7 या 8 भी होती है, यानी कि 6, 7 या 8 जो है ऐसे उनकी संख्या होती है। आप जब फ्लावर को देखते हैं तो फ्लावर के नीचे जो है, यानी कि जहाँ पे फ्लावर लगा हुआ होता है स्टेम से, उस पार्ट को जब आप देखेंगे तो छोटे छोटे ग्रीन कलर के आपको इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज। अगर मान लीजिए एक फ्लावर में 6 बाह्य दल पुंज हैं या किसी फ्लावर में 5 बाह्य दल पुंज हैं, तो उन 5 को एक साथ मिला करके, या 6 को या 7 को, जितने भी होंगे, उन सभी बाह्य दल पुंज को एक साथ मिला करके, सभी बाह्य दल को एक साथ मिला करके हम क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज कहते हैं। अर्थात जो है पूरे को या पूरे समूह को कहा जाता है बाह्य दल पुंज, और अगर एक का नाम लेना हो तो उसे हम कहेंगे दल पुंज। ठीक है, यानी कि सेपल। यानी कि हम कह सकते हैं कि बाह्य दल पुंज जो है, बाह्य दल पुंज की इकाई क्या होती है, बाह्य दल पुंज की इकाई होती है बाह्य दल अर्थात सेपल। इसके बाद दूसरा चक्र आता है कोरोला, जिसको हम दल पुंज भी हिंदी में कहते हैं। कोरोला पुष्प का रंगीन
रंगीन भाग होता है। कोई भी पुष्प होगा उसका जो रंगीन भाग है वो क्या कहलाता है, वो कोरोला कहलाता है। और जितने भी आपने देखा होगा कि जैसे गुड़हल का पुष्प आप देखते हैं उसमें कितने जो है कोरोला होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। कोरोला की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। या और यानी कि कलर्ड भाग जो होता है वही होता है पुष्प का कोरोला। तो आप देखते हैं कि अलग अलग पुष्पों में अलग अलग उनकी संख्या होती है। पूरे समूह को मिला करके हम कहते हैं कोरोला, ठीक है। और कोरोला का एक जो है पार्ट क्या कहलाएगा, पेटल कहलाएगा, अर्थात दल कहलाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि दलपुंज की इकाई क्या होती है, दलपुंज की इकाई होती है बाह्य दल अर्थात पेटल। उसके बाद आ जाता है आपका जो है पुमंग, ठीक है। उसके बाद तीसरा चक्र है आपका पुमंग, जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे एंड्रोसियम। पुमंग, पुमंग जो है आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो है दोनों साइड से पुमंग की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, अनगिनत होती है, बहुत ज्यादा इनकी संख्या होती है। जैसे आप गुड़हल में देखते हैं तो गुड़हल का जो 5 पंखुड़ी होता है उसके बीच से एक जो है ऐसे लंबा सा टहनी जैसा निकला हुआ होता है और उसमें जो है छोटे छोटे येलो येलो कलर के, पीले पीले कलर के जो है आपको ढेर सारे पुमंग दिखाई देते हैं, ठीक है। तो पुमंग जो है ये, और उसके बीच में जब आप सारे को यानी कि आप कैरेक्स को, कोरोला को और पुमंग को सबको जब हटा देते हैं तो आपको क्या दिखता है, बीच में एक क्या दिखता है, आपको बीच में दिखता है जायांग अर्थात गाइनोसियम, ठीक है। और ये जो पुमंग है, पुमंग की इकाई होती है स्टेमन। पुमंग जो है ढेर सारे होते हैं एक पुष्प में, सभी को मिला करके हम पुमंग कहते हैं। और एक का नाम अगर हमें लेना हो तो उसे हम कहते हैं स्टेमन अर्थात पुंकेसर, ठीक है। तो ये पुंकेसर जो है, स्टेमन जो है, यही क्या होता है, ये क्या है, मेल पार्ट होता है ये, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, स्टेमन होता है अर्थात पुंकेसर होता है, या हम कह सकते हैं पुमंग होता है अर्थात एंड्रोसियम होता है। उसके बाद और आप इसके जो है आप देख रहे हैं कई पार्ट यहाँ हमने अलग से बनाया हुआ है पुंकेसर। तो आप देख रहे हैं ये ऊपर का भाग जो है ये क्या कहलाता है, परागकोश कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एंथर। और ये नीचे वाला भाग जो है ये कहलाता है फिलामेंट, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं पुतंतु। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इसके तीनों भाग। फिलामेंट को हिंदी में हम कहेंगे पुतंतु। और ये परागकोश और फिलामेंट दोनों जहां पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं उस भाग को हम कहते हैं कनेक्टिव। उस भाग को हम क्या कहेंगे, कनेक्टिव कहेंगे। ये होता है पुंकेसर का स्ट्रक्चर। उसके बाद गाइनोसियम, देखिए आप ये चीज जो है, ये पुमंग जो है और ये दलपुंज जो है ये सब हटा दीजिए। तो बीच में ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको बीच में दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये जायांग कहलाता है। और जायांग जो है पुष्प में कई होते हैं, इनकी संख्या जो है 5 भी हो सकती है, 5 से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, या उससे भी कम हो सकती है। तो अलग अलग पुष्प में अलग अलग जो है इनकी संख्या होती है। तो ये जायांग यानी कि गाइनोसियम, इसकी इकाई क्या होती है, पिस्टिल होती है। और ये जो है ये क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। ये फ्लावर का कैसा ऑर्गन पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है, यानी कि मादा जननांग होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और ये जो जायांग है आपका गाइनोसियम है, इसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला भाग, ये इसकी जो टिप होती है ये कहलाता है वर्तिकाग्र अर्थात स्टिग्मा। बीच वाला भाग जो ये है, ये इतना भाग ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका वर्तिका अर्थात स्टाइल। उसके बाद ये बीच में जो आपको फूला हुआ भाग दिख रहा है यहाँ से लेकर के ये वाला भाग, ये कहलाता है आपका ओवरी अर्थात अंडाशय। और ओवरी में जो है क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। बीच में आपको ये दिखाया गया है, ये क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं, इनको कहा जाता है बीजांड, ठीक है। तो अब ये आपको समझ में आया होगा। ये आपको याद रख लेना है कि जो आपका पुष्पी पादप यानी कि जो पादप होते हैं, पादप का लैंगिक अंग क्या होता है या जनन अंग क्या होता है, वो पुष्प होता है। और एक ही पुष्प पर नर भाग और मादा भाग दोनों उपस्थित होते हैं। और पुष्प के कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। बाह्य दलपुंज की इकाई क्या कहलाती है, बाह्य दल कहलाती है अर्थात सेपल कहलाती है। दलपुंज की इकाई को हम क्या कहते हैं, दल कहते हैं अर्थात पेटल कहते हैं। उसके बाद पुमंग की इकाई को हम स्टेमन अर्थात पुंकेसर कहते हैं। स्टेमन की हिंदी होती है पुंकेसर, स्टेमन की हिंदी क्या होगी, पुंकेसर। और जायांग जो है, जायांग की इकाई क्या कहलाती है,
पिस्टिल कहलाती है, अर्थात इसकी हिंदी होती है स्त्री केसर। इसकी हिंदी क्या होती है? स्त्री केसर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, नर जनन अंग क्या है या नर भाग क्या होता है, तो आप बताएंगे स्टेमन अर्थात पुंकेसर। और पूछा जाए कि मादा जनन अंग क्या होता है, मादा भाग क्या होता है पुष्प का, तो आप बताएंगे स्त्री केसर अर्थात पिस्टिल। ठीक है, तो इतना आपको आ गया होगा समझ में। फिगर आप बना लीजिएगा, उसके बाद जो लेबलिंग की गई है इसको आप बना करके अच्छे से लेबलिंग कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आप पुंकेसर की अलग से स्ट्रक्चर, एक पुंकेसर की स्ट्रक्चर बनाई गई है स्टेमन। एक को हम क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और यही अगर समूह में हो, ढेर सारे एक साथ हो, जुड़े हुए हो, तो उनको हम क्या कहेंगे? तब उन्हें हम कहेंगे पुमंग अर्थात एंड्रोसियम। ठीक है, तो अब देखिए ये पुंकेसर जो है, इसी को ये जो आपका क्या है परागकोश, इसको हम क्या कहेंगे? परागकोश। और आपको ये पता होगा कि ये जो परागकोश है, एंथर है, इसी एंथर में, इसी परागकोश में किसका निर्माण होता है? इसी में जो है परागकण, परागकण अर्थात पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसी पुंकेसर का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, यानी कि इसका जब हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं इस तरीके से, तो उसके अंदर जो है हमको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। उसके अंदर यानी कि जो परागकोश होता है, परागकोश में जो है आप देख रहे हैं चार क्या बनाया हुआ है हमने यहाँ पे? लघु बीजाणुधानी। इनको क्या कहते हैं हम? इनको हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी। यानी कि जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर का जो परागकोश है, परागकोश में क्या पाए जाते हैं? लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम अर्थात लघु बीजाणुधानी जो है, इसी में किसका निर्माण होता है? इसी में लघु बीजाणु, इसी में जो है लघु बीजाणु, या इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं पॉलन ग्रेन या पॉलन ग्रेन, अर्थात इसी को हम कहते हैं परागकण। ठीक है, लघु बीजाणु को ही हम क्या कहते हैं? परागकण। तो यहाँ पे परागकोश जो है, परागकोश में आप देख रहे हैं चार क्या है? लघु बीजाणुधानी अर्थात माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं। और माइक्रोस्पोरेंजियम में जो है किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु का निर्माण होता है, अर्थात परागकण का निर्माण होता है। और ये प्रोसेस जो है, यानी कि परागकण बनने की प्रक्रिया जो है, या लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया जो है, ये कहलाती है लघु बीजाणु जनन। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है लघु बीजाणु जनन। ठीक है, लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इंग्लिश में क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपको यही पढ़ना है लघु बीजाणु धनन, यानी कि लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ना है कि किस प्रकार से जो है परागकोश के जो लघु बीजाणुधानी है, लघु बीजाणुधानी में परागकण बनते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम बता देते हैं आपको लघु बीजाणुधानी, कि इसमें जो है लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है। ये सारे फिगर आपको बनाने हैं, सारे फिगर आप बना लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। जो हमने बोला है इसकी इकाई और चार चक्र, ठीक है, ये सब आपको नोट करने हैं। अब देखिए इसके बाद जो है क्या पढ़ना है आपको? लघु बीजाणु जनन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे स्पोरो नहीं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसको हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन अर्थात माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? लघु बीजाणुधानी अर्थात माइक्रोस्पोरेंजियम में होती है। ठीक है, और लघु बीजाणु जनन हम किसे कहते हैं? लघु बीजाणु या परागकण के निर्माण की प्रक्रिया को, या लघु बीजाणु या परागकण के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है? आपने देखा
कि ये जो है लघु बीजाणु धानी में होता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो लघु बीजाणु धानी होती है, लघु बीजाणु जनन में हमने क्या बताया, इसमें क्या होता है, परागकण, या जो है इसी को हम लघु बीजाणु भी कहते हैं, इसका निर्माण, यानी कि परागकण या लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका लघु बीजाणु धानी है, लघु बीजाणु धानी में जो है क्या पाया जाता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं लघु बीजाणु धानी अर्थात माइक्रो स्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम जो है इसी में क्या पाया जाता है, एक कोशिका पाई जाती है जिसको हम कहते हैं अधोस्तरीय कोशिका, जिसे हम क्या कहेंगे, अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। जो आपका लघु बीजाणु धानी होता है, लघु बीजाणु धानी जो है उसमें एक कोशिका पाई जाती है जिसको हम कहते हैं अधोस्तरीय कोशिका। इंग्लिश में इसे हम कहेंगे हाइपोडर्मल सेल। ठीक है, ये अधोस्तरीय कोशिका जो है ये वृद्धि करके यानी कि बड़ा होकर के, ये जो है अधोस्तरीय कोशिका जो पाई जाती है, अधोस्तरीय कोशिका जो है बड़ा होकर के यानी कि वृद्धि करके किसका निर्माण करती है, प्रप्रसु कोशिका। किसका निर्माण कर लेती है, प्रप्रसु कोशिका। और प्रप्रसु कोशिका को हम इंग्लिश में कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। ठीक है, लघु बीजाणु धानी में क्या पाई जाती है, अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती है, और अधोस्तरीय कोशिका जो है वृद्धि करके किसका निर्माण करती है, प्रप्रसु यानी कि आर्कीस्पोरियल सेल का निर्माण करती है। और ये आर्कीस्पोरियल सेल जो है ये विभाजित होकर के दो कोशिका का निर्माण करती है, यानी कि ये जो है विभाजित होकर ये क्या हो जाती है, ये विभाजित हो जाती है, और विभाजित होकर के ये दो प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है। पहला जो होता है वो होता है प्राथमिक द्वितीय कोशिका। पहला जो है क्या है, प्राथमिक द्वितीय कोशिका अर्थात प्राइमरी पेराइटल सेल। ठीक है, और ये फिर प्राइमरी पेराइटल सेल जो है इसको बाद में बताते हैं। पहला है प्राथमिक द्वितीय कोशिका और दूसरा होता है प्राथमिक बीजाणु प्राथमिक बीजाणु कोशिका। ठीक है, प्राथमिक बीजाणु कोशिका। और यहाँ पे ये जो प्राथमिक द्वितीय कोशिका है ये फिर से जो है किसमें, तीन स्तरों में जो है इससे जो है तीन स्तर का निर्माण होता है। ये तीन स्तरों में विभाजित हो जाती है। पहला जो कहलाता है वो बाह्य स्तर, पहला जो है वो है बाह्य स्तर, और दूसरा होता है मध्य स्तर, और तीसरा जो होता है वो होता है टेपिटम। ठीक है, तीसरा जो होता है टेपिटम। और ये टेपिटम क्या करता है, ये जो है विकसित हो रहे परागकण को पोषण प्रदान करता है। ये क्या करता है, विकसित हो रहे परागकण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो प्राथमिक बीजाणु कोशिका है या प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका भी हम इसे कह सकते हैं, ये क्या होता है, इसमें जो है समसूत्री विभाजन, इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होने के बाद क्या बनते हैं, इससे जो है लघु बीजाणु मातृ कोशिका
अर्थात माइक्रोस्पोर मदर सेल। इससे जो है प्राथमिक पूबीजाणु कोशिका जो होती है, इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे माइक्रोस्पोर मदर सेल अर्थात लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण होता है। फिर क्या होगा, लघु बीजाणु मातृ कोशिका जो है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन, और यहाँ पे जो है फिर इनसे क्या बनते हैं, लघु बीजाणु या परागकण। ठीक है, लघु बीजाणु अर्थात माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन। ठीक है, लघु बीजाणु या पॉलन ग्रेन। तो इतना आपको आया होगा समझ में। अब यहाँ पे देखिए, फिर से बता दे रहे हैं एक बार, लघु बीजाणु जनन का मतलब क्या होता है, परागकण या लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, लघु बीजाणु धानी में होती है। लघु बीजाणु धानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में एक कोशिका पाई जाती है जिसको हम कहते हैं अधोस्तरीय कोशिका अर्थात हाइपोडर्मल सेल। अधोस्तरीय कोशिका जो है ये वृद्धि करके किसका निर्माण करती है, प्रसु कोशिका का निर्माण करती है, यानी कि आर्कीस्पोरियल सेल का निर्माण करती है। और ये आर्कीस्पोरियल सेल जो है ये विभाजित होकर के दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। पहला जो है वो है प्राथमिक द्वितीय कोशिका अर्थात प्राइमरी पेराइटल सेल, और दूसरा जो है प्राथमिक पूबीजाणु जनन कोशिका या प्राथमिक पूबीजाणु कोशिका, कुछ भी कह सकते हैं इसको, जनन कोशिका भी, प्राथमिक पूबीजाणु जनन कोशिका। इसमें क्या होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है जिससे लघु बीजाणु मातृ कोशिका अर्थात माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण होता है। फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे लघु बीजाणु या परागकण अर्थात माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। और यहाँ पे जो प्राथमिक द्वितीय कोशिका है ये 3 स्तरों में विभाजित हो जाती है, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम। ये टेपिटम ये तो क्या करते हैं, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। टेपिटम जो है, जो परागकण विकसित हो रहा है उसको ये क्या करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, तो बस इतना ही था इसमें आपका लघु बीजाणु धानी। इसको आप लिख लीजिएगा, इस आउटलाइन भी इस तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन आप पूरा जो है, हमने बोला कि लघु बीजाणु जनन क्या है, कहाँ पर होता है, इसमें एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जैसे जो हमने प्रोसेस बताया है इसको आप अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम आपको होती है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।